हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट 475 प्लस पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम बहुत दिनों से आपके साथ जुड़कर आपको आपकी पढ़ाई का क्लास 10th की पढ़ाई करवा रहे हैं। जैसे कल हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री संस्कृत तीनों देखा और आज हमने फिर आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। आज भी हमारे दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री संस्कृत की वीडियो आएंगी और अभी हम लोग केमिस्ट्री के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि हमने बताया है कि हम 10 बजे केमिस्ट्री का क्लास लेकर आ रहे हैं। सही समय पर हम आपके सामने हैं। दोस्तों, कहना ये है कि मदद की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत दिन से मेहनत भी हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल धीरे धीरे होता है सब कुछ, तो उसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप जो है लगातार पढ़िएगा, रुकिएगा नहीं, एक टॉपिक एक दिन में जरूर क्लियर करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से आप एक दिन में अगर एक टॉपिक पढ़ते हैं तो मे बी आपके लिए आने वाला समय बहुत इजीली ढंग से कट जाए। नहीं तो लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं अंतिम समय में, तो प्रेशर में नहीं आना है, बहुत ही आराम से पूरा का पूरा खत्म करना है आपको सिलेबस। हमने सिलेबस खत्म करने का डेट आपको दिया हुआ है नवंबर के फर्स्ट वीक तक हमने आपका सिलेबस खत्म करने का डेट दिया हुआ है और हम करेंगे भी। और हम कैसे कैसे पढ़ाएंगे ये तो आपको पता चल ही गया होगा अभी तक में कि 10 बजे केमिस्ट्री है, 6 बजे फिजिक्स है और फिर से 10 बजे संस्कृत है। ठीक, तो एक दिन में तो 3 लेक्चर्स बहुत होते हैं। तो कल हम लोगों ने संस्कृत का इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन में उत्तल उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 प्रूव भी किया था। और केमिस्ट्री हम लोगों ने कल शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स के हिसाब से 15 एटॉमिक नंबर तक उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा है। और क्या देखा है, वैलेंसी देखी है। देखिए, वैलेंसी सिर्फ इतने में खत्म नहीं होती। कुछ ऐसे अनायंस भी होते हैं जिनके पास वैलेंसी होती है और कुछ ऐसे कटायंस भी होते हैं जिनके पास वैलेंसी नहीं। अब अनायंस और कटायंस मतलब क्या होता है, तो अनायन मतलब होता है धनात्मक, तो धनात्मक और ऋणात्मक। तो कुछ ऐसे धनात्मक और ऋणात्मक आयन भी, जैसे कि आपने सुना होगा सल्फेट का नाम, नाइट्रेट का नाम, नाइट्राइड का नाम, नाइट्राइड, सल्फाइड भी सुना होगा, सल्फाइट भी सुना होगा। तो ये सारे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। फिर हाइड्राइड, आयोडाइड, क्लोराइड, इस तरह के नाम, डाइक्रोमेट, परमैग्नेट, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे। तो इनके पास भी वैलेंसी होती है। अगर आपने 9th में याद किया है तब तो अच्छी बात है, और नहीं भी किया है तब भी हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे। इस देखो, आज कोशिश है हमारी कि 30 तक तो हम कर ही देंगे, इसमें 30 तक तो हम इसमें वैलेंसी कर ही देंगे। तो कल हम इस तरह के कटायंस और अनायंस की लिस्ट लेकर आएंगे और आज ही हमारे व्हाट्सएप चैनल टारगेट 475 प्लस पर आपको जो हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था उसका पीडीएफ, केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन दिया था उसका पीडीएफ, यानी फर्स्ट लेसन में जो भी पीडीएफ होता है इंट्रोडक्शन का कि हम ये पढ़ाएंगे, वैसे वैसे पढ़ाएंगे, वो मिल जाएगा। और संस्कृत का कल जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है हर चैप्टर का हिंदी में अर्थ, उसका पीडीएफ, और साथ ही वैलेंसी का पीडीएफ, और अलग से देंगे आपको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पीडीएफ। ठीक है, ये पीडीएफ क्या होगा आपको कल तक, आज शायद 11 तारीख होगा तो 12 मार्च तक, या फिर अगर आज 12 तारीख है तो 13 मार्च तक, मतलब जो भी आज तारीख है उसके कल यानी टुमारो हम आपको कल इतने सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम फिलहाल अपने केमिस्ट्री के बेसिक्स पर लौटते हैं। ठीक, और क्या, और आप हमारा साथ देते रहिए, हमारे चैनल के नाम के हिसाब से हमारा काम भी हो जाएगा। हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं, नंबर तो आप लाइएगा, नंबर तो आपको लाना, तो आप हमारा साथ देंगे तो ही पॉसिबल है ये चीज, वरना हम क्या होते हैं, कुछ भी नहीं।
चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बेसिक्स। अब ये बेसिक्स में क्या है? बेसिक्स में अब हम शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट में क्या करते हैं, हाइड्रोजन का बताया था, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का He2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9, और नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, मैं फिर उसके बाद सिलिकॉन का 14 और फास्फोरस का 15। इतना एटॉमिक नंबर तक हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने इसकी वैलेंसी देखी 1 2 1, इसकी वैलेंसी नहीं होगी, ठीक है, अभी नहीं होगी। ठीक, इसके बाद इसकी देखी थी 2, इसकी 3, इसकी चर्चा नहीं की थी, इसकी 1 सॉरी 7 है 5 3, इसकी 2, इसकी 1, फिर इसकी चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए थे, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद उसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में नहीं जा सकते। और हाँ, वो उसमें इसका वैलेंसी क्यों नहीं हुआ अभी बताते हैं। देखिए, सोडियम का 3, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, इसका बात नहीं हुआ, इसका 3। ठीक, अब देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी। इसका 1 था, इसका 2 था, इसका 2 1, इसका 2 2, इसका 2 3, इसका 2 4, इसका 2 5, इसका 2 6, इसका 2 7, इसका 2 8। और अब हुआ था बात, हम पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे? के में हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे, एल में हम लोग 8। तो दूसरी कक्षा में हम लोग जितना डाल सकते थे उतना डाल दिए। तो मतलब जब कोई कक्षा जितना इलेक्ट्रॉन अपना ले सकता है उतना इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है तो वह अक्रिय गैस बन जाता है। मतलब जैसे कि तीसरी कक्षा एम में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 18। जब तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे तो वह अक्रिय गैस बन जाएगा। कौन सा गैस बन जाएगा? अक्रिय गैस बन जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इसके तो हम बात नहीं करेंगे। अब 2 वाला पहला कक्षा भी तो अक्रिय गैस बन गया, इसीलिए इसकी वैलेंसी का हम लोगों ने बात नहीं की। अब इसका क्या हुआ था? 2 8 1। अब एक और बात यहाँ पे तो ये जानने वाली थी, दूसरी बात ये कि कोई भी कक्षा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है निल्स बोर के हिसाब से। ठीक, फिर 2 8 2 2 8 3 2 8 4 और 2 8 5। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं आज का। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है? वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु संख्या एवं नेम या नाम, जिसको बोल दीजिए कि एटम का नाम हम लोगों ने देखा। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अगले 15, और 15 ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अगले 15 की ओर जा रहे हैं हम। और अगला 15 क्या है? फास्फोरस के बाद क्या आता है? सल्फर। सल्फर सल्फर S16। अब देखो यहाँ पे क्या था? 2 8 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 8 6। अब 6 हो गया तो वैलेंसी कितनी? बताया था ना कि अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 6 7 हो तो उसको हम 8 से घटा के करते हैं। 8 में -5, 8 में 6, 8 में 7, यानी 5 वाला का हो जाएगा 3, 6 वाले का 2 और 7 वाले का 1। यहाँ पे 6 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। सल्फर के बाद 7 में 17 नंबर पर क्लोरीन। क्लोरीन 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 Cn 17। 2 8 7, वैलेंसी 1। अब देखो, अब सुनना, अब कितना? अब आएगा हम लोगों का आर्गन। नहीं, 17 के बाद क्या होता है? आर्गन। 17 के बाद आर्गन। आर्गन 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 ऑर्गन 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 AR 18 2 8 8। अब देखो तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसके बाद वैलेंसी नहीं होगी, और ऊपर से ये अक्रिय गैस भी है। कौन सी गैस है? अक्रिय गैस है। ठीक, एक यही याद रखना है, निल्स बोर के हिसाब से आपको
कि तीसरी कक्षा में 8 भराने के बाद, बल्कि तीसरी कक्षा में हमें कितना चाहिए होगा, 18। लेकिन यहाँ 8 भराने के बाद भी ये कैसा गैस है, अक्रिय गैस है। मैंने अभी तक हम लोगों ने 3 अक्रिय गैस के बारे में बात कर लिया, एक हीलियम, दूसरा नियॉन और तीसरा आर्गन। ठीक है, समझ गए। अगर आप एसपीडीएफ पढ़ेंगे, एसपीडीएफ, तो आपके मन में ये सवाल भी नहीं रहेगा कि आर्गन 8 लेने के बाद भी कैसे हो गया, बल्कि हमको तीसरी कक्षा में उनके हिसाब से 18 चाहिए। लेकिन अगर एसपीडीएफ पढ़िएगा तो ये डाउट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि आर्गन में आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस सिर्फ 8 रखने से नहीं होता है, ठीक है, वरना 8 तो भी आगे में भी आएंगे। वरना देखिए, आर्गन के बाद, ऑर्गन के बाद आर्गन या आर्गन, ठीक, उसके बाद आता है पोटासियम। पोटासियम, पोटासियम, पोटासियम को हम लोग के से डिनोट करते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 19 होती है। ये 2 8 8 1, क्योंकि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। ठीक, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी 1। और उसके बाद आता है आपका कैल्शियम, 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 कैल्शियम की Ca से डिनोट किया जाता है, इसकी 20 और 2 8 8 2 2। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, SCANDIUM, स्कैंडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम का सिंबल कैसे होता है, SC, स्कैंडियम SC 21, 2 8 8 3, 2 8 8 3, वैलेंसी 3, क्योंकि 3 आया। स्कैंडियम के बाद बताइए, याद करिए, टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम देखे है ना, वही टाइटेनियम, 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 TI 22 एटॉमिक नंबर। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 2 8 8 4 और 4 हो गया, इसका 4 हो गया, नहीं सॉरी, वैलेंसी की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, 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 इसका हो गया क्या, बी। वेनेडियम को किसे डिनोट करते हैं, बी से। इसका हो गया 23, 2 8 8 5, यानी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। ठीक है। वेनेडियम के बाद याद करो, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, 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 क्रोमियम का CR 24 होता है, और 2 8 8 6, और इसका कितना हो गया, 6 है तो 2, 6 है तो 2, 6 है तो 2, 6 है तो 2। क्रोमियम के बाद 25 तक सोचो, 25 25, मैग्नीज 25, मैग्नीज, 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 MANGANESE, मैग्नीज, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज का क्या होता है, 25 होता है। अब यहाँ करेंगे 2 8 8 7 और वैलेंसी 1। अब मैग्नीज के बाद, मैग्नीज के बाद 26, 26 पे क्या आता है, याद आ गया होगा आपको, आयरन, Fe, आयरन, आयरन, आयरन मैन। ठीक है, फेरस, इसको मिटा, लाइन से चल रहा है ना, फेरस 26, 2 8 8 8, इसका वैलेंसी बात नहीं करेंगे, लेकिन इसकी वैलेंसी हम लोगों को पता है क्या होती है, 1 या 2। चलो अभी फिलहाल हम रहने देते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्या चल रहे हैं कि जिसकी बाहरी कक्षा में 8 हजार है उसकी वैलेंसी और 4 की वैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम फेरस की भी बात नहीं की है। ठीक, लेकिन अब मेरी बात सुनो, अभी हमने आपको बताया था कि बाहरी कक्षा में 8 भर जाए निल्स बोर के हिसाब से, तो वह अष्टक नियम को फॉलो करता है और अक्रिय गैस बन जाता है। इनका ये नियम सिर्फ और सिर्फ 20 तक के लिए ही लागू है, इसीलिए आर्गन को क्या बोला गया, अक्रिय गैस बोला गया। समझ गए, आर्गन को क्या बोला गया, अक्रिय गैस। उसके बाद ये अष्टक नियम फॉलो नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसके बाद के जितने भी में 8 भराया है वो जरूरी नहीं है कि अक्रिय गैस हो। देखो जैसे इसमें देखो 8 आया ना बारीक कक्षा में, लेकिन आयरन आपका अक्रिय गैस नहीं है। ठीक, अब इसकी वैलेंसी, आयरन की वैलेंसी परिवर्तनशील होती है। मतलब परिवर्तनशील वैलेंसी के बारे में आपने सुना होगा कि जब किसी एटम के नाम में
प्रत्यय आता है एक अस या इक नामक वर्ड जुड़ जाए, ठीक है, प्रत्यय जुड़ जाए, प्रत्यय प्रति उपसर्ग शायद होगा, उपसर्ग उप आगे प्रत्यय मतलब पीछे, तो जो पीछे लगने वाले वर्ड है ये दोनों है, ये किसी वर्ड, ये किसी अगर एटम के नाम के पीछे जुड़ जाता है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, परिवर्तनशील हो जाती है, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी परिवर्तनशील होती है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्या जानिए, इसकी वैलेंसी क्या क्या होती है, एक या दो होती है, नहीं शायद दो या, बात कर लेंगे, एक या दो होती है, ठीक है, फेरस एक फेरिक दो, हाँ फेरस तो एक या दो होती है, ठीक है। अब 26 के बाद आता है 27, 27 पर क्या आएगा, सोचो 27 पर क्या आता होगा, 27 पर क्या आता होगा, सोचो थोड़ा सा नाम याद करो 27 का, 27 पे आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट सीओ, कोबाल्ट, कोबाल्ट 27, 2 8 8 8 1। तीसरी कक्षा देखो कहां से चालू हो गई थी, तीसरी कक्षा यहाँ से चालू हो गई थी, अब तीसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं भाई, 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कितने 18, और अभी तक हम कितना भर चुके हैं तीसरी कक्षा में। अब एक सवाल उठाऊंगा कि यहाँ से तो भैया चौथी कक्षा चालू हो गई, नहीं चौथी कक्षा चालू नहीं हुई है, यहाँ से क्या शुरू हुआ है, यहाँ से सिर्फ इतना शुरू हुआ है कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते थे, इसीलिए 8 के बाद का इलेक्ट्रॉन हम किसमें भर रहे हैं, आगे भर रहे हैं, ठीक, तो आगे भर रहे हैं, लेकिन जैसे मेरे पास 18 हो जाएगा तो तीसरी कक्षा पूरी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 18 का 18 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में भर देंगे, तो जैसा कि अभी हम लोग इस 28 में करने वाले हैं। देखो तीसरी कक्षा में कितने, 8 8 16 और 1 17, अब 18वां इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यानी 2 8 18, 2 8 18, और 28 पे क्या आता है, निकेल, 28 पे क्या आता है, निकेल, निकेल Ni। अब देखो अभी क्या था, निल्स बोर के हिसाब से कि कक्षा पूरी होनी चाहिए 2 8 18 32 50, ठीक, इस हिसाब से तो 18 वाला को भी अक्रिय गैस हो जाना चाहिए था, लेकिन गलत है, नहीं है 18 वाला अक्रिय गैस, क्यों, क्योंकि निल्स बोर का नियम सिर्फ और सिर्फ 20 तक ही लागू होता है, उसके बाद के लिए नहीं होता है, इसीलिए 18 वाले के बाद 18 वाला भी क्या हुआ, अक्रिय गैस नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें सिर्फ दो और देखना है, जिसमें पहला आएगा 29 नंबर वाला, और 29 नंबर पे क्या आता है, कॉपर आता है, सिंपल कॉपर आता है, कॉपर आता है, कॉपर, कॉपर Cu 29, 2 8 18 और 1। अब हुई चौथी कक्षा शुरू, अब हुई चौथी कक्षा शुरू, क्योंकि तीसरी कक्षा में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, ठीक, अभी कॉपर, अब कॉपर के बाद लास्ट आता है जिंक, क्या आता है, जिंक, जिंक Zn 30, इसका हो गया क्या, 2 8 18 2 8 18 2, अब इसको इधर थोड़ा मिटाओ, हम शायद बैलेंस ही लिखना भूल रहे थे, 2 8 8 8 1, ठीक, इसकी वैलेंसी हो गई कितनी, इसकी वैलेंसी हो गई 1, इसकी वैलेंसी की बात नहीं है, ऐसे निकेल की वैलेंसी की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कक्षा पूरी हो गई है, और उसके बाद इसकी वैलेंसी हो गई 1 और इसकी वैलेंसी हो गई 2, ऐसे कॉपर की वैलेंसी चेंज होती रहती है, 1 और 2 होती है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। अब देखो हमने 300 के बारे में बात कर ली, 300 मेरा एक क्रम में लिखा हुआ है, देख लो 30 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्टैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। 30 का 300 का वैलेंसी, 300 का एटॉमिक नंबर, 300 का और क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसके सिंबल लिखे हुए हैं, ठीक। अब ये हमारी बात हो गई, इतना आपको याद रखना होगा, याद तो आपको 118 रखना है, याद तो इसके अलावा भी रखना है, लेकिन हम 15-15 करके डेली चलेंगे, 15-15 करके क्या करेंगे, डेली चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि जब तक हम केमिकल रिएक्शन खत्म कर रहे हो तब तक में ये भी खत्म हो जाए, हो सकता है ना, तो इसीलिए हम 15-15 करके क्या करेंगे, डेली चलने वाले हैं। चलो भाई आज के लिए बस देख लो इसको, और उसके बाद हम इसको मिटा के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर आ रहे हैं, ठीक है, हम इसको मिटाते हैं।
एसएम वैलेंसी की सीट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की सीट आज कोशिश करेंगे कि अपने व्हाट्सएप चैनल पर क्या कर दें, पीडीएफ डाल दें और अपने इंस्टाग्राम पेज पर दें। चलो अब हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री, अपना क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं, इस हिंदी तो आप कर ही लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेक्चर 1 में हमने क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया के अगर हमसे पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्या पूछ ले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो फिर भी समझिए वहां पे सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जो नहीं दिख रहा उसको कर देते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक, अब हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था, सारा छाप देंगे, कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, पॉइंट बना के लिखेंगे ना तो ज्यादा पढ़ेगा भी और उसको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, रासायनिक उसको मतलब वीक्षक को जो चेक करेंगे आपका टॉपिक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं, रासायनिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में है, ये दो चीज लिख दिए, उसके बाद तीसरी चीज क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के पुराने बंधन नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं एवं प्रतिफल के फलस्वरूप, एवं प्रतिफल के फलस्वरूप नए बंधन का निर्माण होता है, नए बंधन का निर्माण होता है। ठीक है, समझ गए, नए बंधन का निर्माण होता है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, अगर आप इतना भी लिखते हैं तो बहुत लिखते हैं, लेकिन हम कहेंगे और 2-3 पॉइंट लिखे, क्या लिखे, रासायनिक अभिक्रिया में बने प्रतिफल का गुण, बने प्रतिफल का गुण अभिकारक के गुण से भिन्न होता है, अभिकारक के गुण से भिन्न होता है। ठीक, उसके बाद कि रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व के परमाणु, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलते हैं, दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलते हैं, सिर्फ उनके स्थान में परिवर्तन होता है, सिर्फ उनके स्थान में परिवर्तन होता, परिवर्तन ऐसे गलत लिख दिया ना, परिवर्तन होता है। बस हो गया, ये डेफिनेशन तैयार, जिसमें 5 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट 5 नंबर हो गया। ठीक, अब एक चीज हम लोगों ने क्या देखा था, अभिकारक, अब उतना तो हम लिखेंगे नहीं अभिकारक क्या होता है,
हम डायरेक्ट लिख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और प्रतिफल जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो होता है अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले प्रतिफल को क्या कहा जाता है? फलस्वरूप प्राप्त होने वाले को प्रतिफल कहा जाता है। अब देखो, हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं कि नहीं? अब हमने रासायनिक परिवर्तन कहा तो क्या वो रासायनिक अभिक्रिया होगी? तो हाँ, होगी। जितनी भी आपके जीवन में आप अपने आसपास जो चारों ओर रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि दूध का खट्टा हो जाना या दूध से दही का बनना, क्या दही से दूध बना लीजिएगा? नहीं, मतलब कि किसी चीज का उपयोग करके हम उसको बना लिया और वापस हम उसी प्रोसेस से उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सेम विधि से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वैसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया या फिर वैसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। वही लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। ठीक, तो अब हम कुछ ऐसा बताने वाले हैं कि अगर आपसे कभी पूछ ले रासायनिक परिवर्तन भी बताइए, मतलब 5 गो रासायनिक परिवर्तन का वो बताना है, क्या बोलता है, 5 गो रासायनिक परिवर्तन के नाम लिखिए, या ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि क्या यह रासायनिक परिवर्तन है। तो जो मुख्य रासायनिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक अभिक्रिया है, हम सिर्फ उसका नाम बताने वाले हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया, तो हम उसका नाम, सबसे पहला दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना। दूसरा, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। तीसरा, दूध से दही का बनना। तीसरा क्या होता है? भोजन का पकना। तीसरा क्या होता है? भोजन का पकना। अब देखो, जब हम दूध से दही बनाएंगे तो क्या हम दूध से दही बनाएंगे तो दही से दूध बना लेंगे? नहीं ना। दूध का खट्टा होना, तापमान बढ़ने पे गर्मी के मौसम में अधिकतर दूध खट्टा हो जाता है, तो वही है दूध का खट्टा होना। ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। भोजन का पकना, जैसे हम भोजन को पकाएंगे, क्या फिर पके हुए भोजन को हम कच्चा में बदल सकते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब सांस लेना, श्वसन की प्रक्रिया करना, श्वसन की प्रक्रिया भी कैसी है? अब हम जैसे सांस लेंगे तो वैसे ही तो मतलब उसके घटकों को हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। और श्वसन की प्रक्रिया भी एक प्रकार की कैसी है? रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या? श्वसन की प्रक्रिया। पांचवा, जो आप अंगूर को सड़ाना मतलब या किण्वन करना एक तरह का समझते हैं ना, या फिर देखते होंगे जिलेबी बनाने के लिए पहले मैदा या आटा जिसको भी फेंटा जाता है, तो उसी तरह से अंगूरों का भी किण्वन किया जाता है। अंगूरों का क्या करना? किण्वन करना, अंगूरों का किण्वन। ये सब एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। 5 जान लिए, बहुत जान लिए, ठीक है। अच्छा, या फिर 2 और जान लीजिए। सबसे पहला, लोहे में जंग लगना। सॉरी, छठा नंबर क्या है? लोहे में जंग लगना, जंग लगना, लोहे में जंग लगना। और दूसरा, ईंधन का जलना, या फिर ईंधन ईंधन का जलना। ईंधन का क्या? ईंधन का जलना, ईंधन का जलना, ठीक है, ईंधन का जलना। ये साथ के साथ रासायनिक अभिक्रिया हमारे हिसाब से बहुत जरूरी है। ये अधिकतर पूछे जा सकते हैं किसमें? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि दूध का खट्टा होना किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, भोजन का पकना, यह भी किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और श्वसन की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन, अंगूरों का किण्वन रासायनिक परिवर्तन, ईंधन का जलना रासायनिक परिवर्तन, और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। इसीलिए ये सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया भी है। ठीक, अब बात ये उठी कि हम पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब लिख दे कोई भी इक्वेशन और इसमें बोले कि अब आपको पता लगाना है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इस बात का पता लगाने के लिए ही हम रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेष। हाँ, तो हम कहा थे कि रासायनिक अभिक्रिया का हम पता कैसे लगाएंगे कि कहाँ यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम ये कैसे बताएंगे। ठीक, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे दूध का खट्टा होना, दूध से दही का बनना,
भोजन का पकना, श्वसन की प्रक्रिया, अंगूरों का किण्वन, और उसके बाद ईंधन का जलना, और फिर एक था कुछ, भोजन का पकना हो गया, श्वसन हो गया, और लोहे में जंग लगना। क्या होना? लोहे में जंग लगना। तो ये 6-7 हमने क्या देखी है रासायनिक परिवर्तन, जो कॉमन है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं बार बार, बहुत बार। ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि हम पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम पता कैसे लगाएंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हुई है, इस बात का पता लगाने के लिए हम एक सिंपल सा काम करते हैं कि हम उसके रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। चलो भाई, अब रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता तो हमने आपको बताई थी। विशेषता क्या की थी? हमने आपको बताई थी। क्या क्या बताई थी? 5 विशेषताएं बताई थी। पहला विशेषता क्या बताया था? गैस का निकलना। पहला विशेषता क्या बताया था? गैस का निकलना। दूसरा विशेषता क्या बताया था? बताओ बताओ। पहला विशेषता क्या बताया था? गैस का निकलना। दूसरा विशेषता क्या बताया था? सोचो सोचो सोचो। दूसरा विशेषता हमने बताया था अवक्षेप का बनना। किसका बनना? अवक्षेप का बनना। तीसरा क्या बताया था? तीसरा अवक्षेप का बनना के बाद सोचो मेरे भाई तुम। अवक्षेप के बाद बताया था हमने रंग में परिवर्तन। किसमें बताया था? रंग में परिवर्तन। चौथा बताया था हमने तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। और लास्ट वाला जो 5वां नंबर है वो बताया था अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। ठीक। और एक चीज जो बातें जान लो, जलीय विलयन क्या होता है? जलीय विलयन क्या होता है? जलीय विलयन क्या होता है? अगर किसी विलयन में जल है, मतलब जल का विलयन अगर है तो उसे हम जलीय विलयन कहते हैं। यानी कि अगर किसी को भी, जैसे NaCl है यानी नमक, नमक नमक का तो तुम रवा देखते होगे ठोस कण के रूप में। अब जब इसको हम जल में मिला दें और घोल दें तो क्या बनता है? जल और नमक का विलयन। जल और नमक का विलयन। तो इसमें जो है विलयन, विलयन में 2 चीज होती है, पढ़ ही होंगे, एक विलायक और एक विलायक और एक विलायक और एक विलय। एक विलायक और एक एक विलायक और एक विलय। तो विलय जो ज्यादा है, अब विलायक के रूप में अगर जल है तो वैसा विलयन क्या कहलाता है? जलीय विलयन कहलाता है। समझ गया? विलायक के रूप में अगर जल है तो वैसा विलयन क्या कहलाता है? जलीय विलयन कहलाता है। ठीक। कोई दिक्कत इसको समझने में? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो जलीय विलयन समझ गए। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया में जब हमको किसी पदार्थ की अवस्था बतानी हो कि वो रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे कि NaCl है, NaCl ठोस है, तो अगर ये ठोस है तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में S करके दिखाएंगे। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो ब्रैकेट में L लिख के दिखाएंगे। अगर ये गैस फॉर्म में है तो इसको हम ब्रैकेट में G लिख के दिखाएंगे। और अगर यह जलीय विलयन के फॉर्म में है तो इसे हम ब्रैकेट में AQ लिख के दिखाएंगे। AQ। समझ गए? अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ सॉलिड है, क्या है? सॉलिड है यानी ठोस है, तो उसे हम ब्रैकेट में S। अगर द्रव यानी लिक्विड है तो उसे हम ब्रैकेट में L। और सॉरी, और अगर गैस है तो ब्रैकेट में G। और अगर जलीय विलयन, अब समझ में आएगा A क्यों लिखते हैं, क्योंकि जलीय विलयन का इंग्लिश होता है एक्वियस सॉल्यूशन। इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में AQ लिख के दिखाते हैं। ठीक है, याद रहेगा? चलो भाई, याद रहेगा। तो अब हम 2 का ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे किसका? सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं गैस, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में गैस का निकलना। अब देखो गैस का निकलना, इतना तो साफ है कि गैस निकलेगी। तो हम अपने मन से भी तो इतना कह सकते हैं कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया भी होती है जिसमें कि गैस निकलती है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बात खत्म। आपको लिखना बस इतना सही है, बस उसके बाद आपको उदाहरण लिखना है, क्योंकि अगर नंबर चाहिए तो आपको उदाहरण तो लिखना होगा। अगर नंबर चाहिए तो उदाहरण तो लिखना होगा, और मेरे हिसाब से तो पक्का लिखना चाहिए। उदाहरण तो याद ही होना चाहिए। ठीक। गैस का निकलना सिंपल। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिससे कि गैस निकलती है, जिस प्रकार से जैसे तभी हम कह पाते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई।
ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। हम आते हैं उदाहरण पर। उदाहरण क्या है, जैसे अगर जिंक में आप HCl मिलाते हैं तो ZnCl2 बन जाता है और H2 गैस मुक्त हो जाती है। और मुक्त जब होती है तो इसको हम लोग ऊपर की तरफ एरो से दिखाते हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि H2 गैस, ये H2 हमने H नहीं लिखा, H2 लिखा, जो कि गैस का सिंबल कर रहा है। O2 लिखेंगे तो ये गैस की ओर डिनोट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए H2 क्या हुई, ये ऊपर की तरफ तीर निकालने का मतलब हो गया कि H2 निकल गई। क्या हो गई, H2 निकल गई। अब इस प्रकार की क्रिया में क्या होता है ना, सुनो मेरी बात, अब सुनो। ऐसे अगर करना चाहो तो किसी भी धातु में जब अम्ल को डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक। जब किसी धातु में किसी अम्ल को डाला जाता है तो उससे जो होती है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब देखो, इसी तरह की क्रिया में हम Zn को H2SO4 के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ZnSO4 बनेगा और H2 गैस मुक्त होगी। ये बनता कैसे है, ये Zn के साथ धनात्मक है, Zn कैसा है, धनात्मक है, तो ये धनात्मक एक ऋणात्मक के साथ क्रिया करेगा। ये धनात्मक ऋणात्मक जो SO4 सल्फेट है ये ऋणात्मक है, Zn प्लस है और HCl ऋणात्मक है। ये ZnCl के साथ रिएक्ट कर लिया, बचा हाइड्रोजन, इसीलिए हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, मुक्त हो गया। उसी तरह से ये ZnSO4 के साथ रिएक्ट कर गया और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई, ठीक। इसी प्रकार से आप मैग्नीशियम के साथ भी दोनों को कर सकते हैं। HCl को लेके MgCl2 प्लस H2 गैस मुक्त और Mg का H2SO4 के साथ करेंगे MgSO4 और प्लस H2 मुक्त। इसमें हाइड्रोजन गैस बता रहा है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, तो ये कैसे क्या हो गई, ये सभी के सभी केमिकल रिएक्शंस हो गए। ये सभी के सभी क्या हो गए, केमिकल रिएक्शंस हो गए। क्या हो गए, केमिकल रिएक्शंस हो गए। कैसे, क्योंकि इन सभी में हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, मुक्त हुई है, ठीक। समझ गए, चलो भाई समझ गए। और एक बार लिख देते हैं, लो। जब सोडियम कार्बोनेट को तो हम देख रहे हैं गैस का निकलना, हम क्या देख रहे हैं, गैस का निकलना। गैस के निकलने में हमने क्या देखा कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिससे कि गैस निकलती है, तो हम बता पाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक। हमने ये उदाहरण देखा। अब क्या है इसके बाद कि जब, अब देखो कैसे हम बता पाएंगे, तो इतना तो हमने, ये चार ही है क्या, चार के अलावा नहीं है, आप बना सकते हैं। आपको दो बातें याद रखनी है। पहला ये कि जब धातु के साथ तनु अम्ल मिलाया जाता है, कैसा अम्ल, तनु अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और एक बात देखो, कौन सी बात, कि जब किसी धातु के कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 Znc2, ठीक है, और ये अनायन है यानी ऋणात्मक है। तो जब धातु के कार्बोनेट के साथ किसी अम्ल को मिलाया जाता है तो Na जो है Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो वही लिखते हैं, जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को तनु अम्ल में मिलाया जाता है, तो तनु अम्ल में मिलाया जाता है, क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तब क्या बनता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती, मुक्त होती, क्या होती, मुक्त होती है, ठीक। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम का कार्बोनेट हुआ और उसको अगर हम H2SO4 में मिला दिए तो क्या बनेगा, MgSO4 प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, ठीक। ये समझ गए। अब यही बात है गैस का निकलना में, कि गैस अगर निकल रही है तो हम कह देते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई। उसी प्रकार से दूसरा भी है अवक्षेप का बनना, कि अगर अवक्षेप बन रहा है किसी में तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बात उठती है कि अवक्षेप क्या है। देखो यहाँ पे Mg सॉलिड ठोस अवस्था में, H2SO4 लिक्विड पोजीशन में, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में। लेकिन अवक्षेप में क्या होगा, अवक्षेप के लिए अभिकारक को
अभिकारक को जलीय विलयन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जलीय विलयन होना चाहिए। मतलब अगर दो जलीय विलयन को अगर हम मिलाएंगे, सपोज करो कि दो जलीय विलयन को बताया एक्वेस सोल्यूशन से दिखाया जाता है, मिलाएंगे तो मेरे पास एक्वेस सोल्यूशन मिलेगा, मतलब जलीय विलयन नहीं मिलेगा, मिलेगा जलीय विलयन, लेकिन उसमें ना कुछ नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा ठोस अवस्था में। ठीक है, उसमें कुछ नीचे बैठा हुआ कण दिखाई देगा ठोस अवस्था में, और इसी ठोस को कहा जाता है अवक्षेप। समझ आया? अवक्षेप किसे कहते हैं? कि जलीय विलयन में जब अभिकारक जलीय विलयन है तो प्रतिफल में हमें नीचे के साइड बैठा हुआ एक सॉलिड प्राप्त होता है, ठोस अवस्था प्राप्त होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? जिसे कि हम अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। ठीक, समझ गए? अवक्षेप क्या होता है? ठीक है, अब हम लोग अवक्षेप का निकलना में सिर्फ 5 मिनट में अभी देख लेंगे कि अवक्षेप का निकलना कैसे होता है। सिंपल था तो मेरे मन में तो आ गया। अवक्षेप का निकलना, गैस के निकलने में कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिससे गैस निकलती है, तो अवक्षेप के बनना में भी यही होगा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिससे कि अवक्षेप निकलता है। जिससे क्या होता है? अवक्षेप निकलता है। किस क्या निकलता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का बनना। अब हम लोग बात करते हैं किसके? बात करते हैं क्या? बात करते हैं उसके बारे में, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में। अब एग्जाम्पल्स में क्या है? एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम आपको बहुत हल्का देने वाले हैं, वो आपने अधिकतर बार देखा होगा, चूना बनता हुआ सुना होगा कि दूधिया हो जाता है? तो जब कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, किसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है, तो वो कैल्शियम CO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि अवक्षेप होता है। जो कि क्या होता है? अवक्षेप होता है। देखते होंगे दूधिया रंग का कलर ऊपर में तैरने लगता है, तैरता है या नीचे बैठ जाता होगा? ये नीचे ही रह जाता होगा, सफेद कलर का नीचे मिल जाता होगा आपको, सफेद कलर का। तो वही कहता है कि COC3 क्या है? सफेद जैसा अवक्षेप है। कलर याद रखना, हमको अवक्षेप में बस इतना याद रखना है कि अवक्षेप किसके किसके मिलने से बना और उसका कलर क्या है, अवक्षेप कौन सा है और उसका कलर क्या है, और किसके मिलने से बना। और दूसरा पदार्थ जो बनता है वो जल बनता है। दूसरा पदार्थ तो जल बनता है, तो आपको भी पता है, क्योंकि जब चूना मिला होगा तो जल तो बनेगा। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि अवक्षेप क्या बनना है? CaCO3, और इसके बाद किसके किसके मिलने से बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से, और कैसा रंग का बन रहा है? सफेद जैसा। अब सिर्फ एक और देखना है जो कि अधिकतर पूछा जाता है, वो ये है। तो अवक्षेप के बनने में हमको दो और देखना है। क्या क्या देखना है? सबसे पहले हमको देखना है अब कि जब सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ मिलाया जाता है, किसके साथ? NaCl के साथ, तो मेरे पास जो बनता है वो सबसे पहले बनता है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, और बनता है AgCl। ठीक है, और AgCl ही क्या होता है? अवक्षेप होता है, जो दही के जैसा सफेद होता है। दही के जैसा सफेद होता है। अब एक और लास्ट देखना है, वो ये है कि जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिलाया जाता है, किसके साथ? लेड नाइट्रेट के साथ, तो मेरे पास बनता है क्या? पोटेशियम नाइट्रेट और लेड, Pb और I2 क्यों? क्योंकि Pb की वैलेंसी 2 और आयोडाइड की वैलेंसी 1, और ये PbI2 ही पीले रंग का अवक्षेप होता है। किस रंग का? पीले रंग का। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देख लो, पहले इसको देख लो अच्छे से कि KI PbNO3 का होल 2 को जब मिलाते हैं तो KNO3 और PbI2 अवक्षेप बनता है। याद क्या रखना है? ये भी बता दिए हैं कि याद ये रखना है कि अवक्षेप क्या बन रहा है, किसके मिलने से बन रहा है, और उसका रंग कैसा है, ये याद रखना। और ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करोगे तो ये वाला है, क्योंकि ये वाला अधिकतर पूछा जाता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 विशेषताओं का वर्णन किया। अब कल हम 3 विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आशा है ये तीनों हल्का होगा। और आज के लिए बस इतना, जो हमने बेसिक्स पढ़ा है उस पर भी ध्यान दीजिए, और इस चैप्टर को भी धीरे धीरे करके क्या करते चलिए, टॉपिक को क्लियर करते चलिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। चलिए, धन्यवाद। और फिर हम लोग मिलते हैं शाम में 6 बजे फिजिक्स के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद आप सभी का।